तो चलिए गाइस, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का जो चैप्टर है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक दो वीडियो मैंने डाल रखा है, पर कोशिश कर रहा हूँ एक बार इसको एक वीडियो में रिवाइज कर दूं, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा है थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? तो थर्मोडायनेमिक्स देखिए क्या होता है, एक पैरामीटर है, या कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम टू इंटरवेनिंग मीडियम। इंटरवेनिंग मीन सिस्टम और सराउंडिंग। क्या होता है? सिस्टम, सराउंडिंग। सिस्टम का क्या मतलब होता है? देखिए, सिस्टम मीन्स होता है एनी सैंपल विच कैन स्टडी इज नोन एज सिंपल सैंपल। सैंपल, ठीक है, एनी सिस्टम विच कैन, जिस सैंपल का, SAMP, सैंपल, we study any sample is known as system and outside the system is known as surrounding। ठीक है, जिस चीज का हम स्टडी करते वो होता है सिस्टम, और आउटसाइड द सिस्टम क्या हो जाता है? सराउंडिंग होता है। तो इन दोनों को मिला के इंटरवेनिंग मीडियम बोलते हैं, जिसमें हमारा क्या हो, एक्सचेंज होता रहे। मतलब टेम्परेचर, हीट, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या रहे, इंटरवेनिंग सिस्टम और सराउंडिंग का एक्सचेंज होता रहे। ठीक है, तो इसी का स्टडी जो करते हैं, कुछ लॉ का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स देखिए, एक बार रिवाइज कर रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्टली समझिए। थर्मोडायनेमिक्स the branch of physics deal with the study of temperature, pressure, volume and heat to intervening medium is known as thermodynamics। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? व्हेन टू बॉडी of different temperature or different amount of heat, when two body are different temperature, when two body of different temperature are in thermal equilibrium, then this is known as thermal equilibrium। when two body of thermal, when two body of different temperature, ठीक है, when two body of different temperature and mix together, they after some time its temperature is same, then this is known as thermal equilibrium। मतलब कि जब दो बॉडी का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो, जब उनको हम क्या कर दें, मिला दें, और सम टाइम के बाद देखते हैं तो उन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तब उसको बोलते हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, when two body have different temperature mixed together, then after some time its temperature is same, then this is known as थर्मल इक्विलिब्रियम। तभी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जब थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा बॉडी, तो उसमें क्या हो, सिस्टम और सराउंडिंग में क्या होगा, एक्सचेंज बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, अगर हम क्या करते हैं, इस समय हॉट अपना जो है कोई टी या कॉफी या पानी गर्म रख देते हैं, तो वो क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगा, तो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में आ जाएगा। जैसे गर्म है तो ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा दोनों का जो है एक्सचेंज जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा, वो रुक जाएगा, तब उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब जब क्या होगा, एक्सचेंज होना बंद हो जाए, तब उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम हो गया, थर्मल। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ ने अपने एक रूल दिया है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। इसमें क्या है, अगर एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, और तीसरी बॉडी ये मान लीजिए, ठीक है, ये ए बी तीनों का टेम्परेचर क्या है समझिएगा। अगर यहाँ मान लीजिए एक 10 डिग्री सेल्सियस, एक 20 है, और एक क्या है 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये मान लिया। क्या है जीरोथ लॉ में, व्हेन थ्री बॉडी ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर ए बी सी, थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब है व्हेन थ्री बॉडी ए बी सी आर डिफरेंट टेम्परेचर एंड थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर, मतलब ए बी एंड बी सी आप, then by the zeroth law A and C also in equilibrium। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि तीनों, मतलब A B C क्या है, थ्री जो है बॉडी है जिनका टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, बट क्वेश्चन में कि A और B क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, B C क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो बाय दी जीरोथ लॉ ए एंड सी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों का टेम्परेचर आ गया 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर इन दोनों को मिला दिया, मान लीजिए यहाँ से
इन दोनों का टेम्परेचर मान लिया हमारा आ गया कितना, चलिए 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड को मिलाएंगे तो ये भी क्या होगा आपस में, मान लीजिए बीच का टेम्परेचर कोई भी आ सकता है 20, या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, इसको मिला मतलब पहले इनका इसमें मिला देंगे पानी, फिर इसका इसमें मिला देंगे तो क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। अगर इसका फिगर की बात करें तो फिगर ऐसे बना होगा, देखिए ये ऐसे इस तरीके से होता है, ऐसे ए बी और सी इस तरीके से फिगर हो जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम दिखाने के, ठीक है। मतलब ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम हो, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये बाय द जीरोथ लॉ, ठीक है। ऐसा समझे, तो ये एक करके बताते चल रहे हैं, इसको हम इरेज करते चल रहे हैं, समझ में आया ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, ये हो गया कंप्लीट, तो आगे इसकी बात नहीं करनी यहाँ, ठीक है। तो चलिए अगली है हेडिंग हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। हीट हम लोग जानते हैं कि अगर किसी बॉडी को हीट अगर हम सब क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, when q amount of heat supply is directly proportional to rise the temperature, ठीक है। राइज दी मतलब dt टेम्परेचर क्या कर जाएगा, उस बॉडी का टेम्परेचर राइज कर, क्या, when q amount of heat supply in any body then क्या होगा, del t या q amount then t amount of then t when t temperature rise of the body, ठीक है। इसका मतलब है कि amount of q is directly proportional to rise the temperature of the body, amount of q is directly proportional to rise the temperature of body। अब आगे फैक्टर क्या हो सकता है देखिएगा, इस तो यहाँ पे q अगर अमाउंट अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हमने अगर इसको लगा दिया, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, और यहाँ सिर्फ डेल टी लेंगे और यहाँ क्या होगा S इक्वल टू Q अपान क्या होगा dt, यहाँ डेल टी या dt लिख दे, तो यहाँ पे क्या है जो भी लिए हैं n इक्वल टू 1 के लिए यूनिट मास के लिए लिया है, क्या यूनिट मास हो सकता है, यूनिट जो है वो हो सकता है मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, मोल यूनिट मोल हो सकता है, तो ये सबके लिए यूनिट के लिए है, ठीक है। अब इसी में हम अगर ये कर दें यम के जी मास होगा, तो यहाँ पे Q तो यस इज इक्वल टू हो जाए हमारा कितना, तो यहाँ का Q और यहाँ हो जाएगा M और यहाँ पे dt हो गया, मतलब ये हो गया कितने m के जी मास के लिए। अगर इसी को हम मोल के लिए कह दें तो Q अपान कितना हो जाएगा, म्यू डेल टी हो जाएगा, ये मोल के लिए होगा, मतलब dt या डेल टी ये मोल के लिए होगा, ठीक है। तो ये है हीट का मतलब, जब Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तो उस बॉडी का जो है टेम्परेचर जो है डेल टी इंक्रीज करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। वो डिपेंड करता है कि कितना मास ले रहे हैं और कितना हम जो है नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट हो जाता है। तो स्पेसिफिक हीट मतलब हीट मतलब स्पेसिफिक हीट। इंटरनल एनर्जी क्या होती है देखिए, तो हम इसको इरेज करते चल रहे हैं लगातार, समझिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी होती है कि जैसे मान लीजिए Q अगर हम ऐसे बोले U प्लस कितना हो गया W, ये इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब ये होता है अगर हम किसी बॉडी को अमाउंट Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का जो है टेम्परेचर क्या करेगा उसका, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, उसके बाद तब वर्क डन होता है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है इसका, एक इनर्शियल जो है इंटरनल फोर्स होता है। जब क्या होगा Q अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, जो इंटरनल फोर्स होता है वो ब्रेक होता है और उसके बाद इंटरनल एनर्जी उसके बाद इसकी इंक्रीज कर जाती है। जब इंक्रीज करेगी तब वर्क डन होगा, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल जो है उसका अंदर का जो कंस्ट्रक्शन होता है। ऐसे भी कर सकते हैं कि जब किसी बॉडी में अगर हम क्या करते हैं Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं तो उसका बांड ब्रेक होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बांड जो उसके अंदर बांड फॉर्म होता है, जैसे लिक्विड है तो हाइड्रोजन बांड मान लीजिए उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके के जो बांड ब्रेक होगा इसका मतलब इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज, जब बांड ब्रेक कर जाएगा तब क्या होगा, वर्क डन होगा। तो इस फैक्टर को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एक वर्क डन है, देखिए यहाँ पे इसी के साथ क्या है, इंटरनल एनर्जी के साथ क्या है, वर्क डन लगा। तो जब Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटरनल होगा, उसके बाद क्या होगा, जब इंटरनल एनर्जी इसकी इंक्रीज कर जाए, कहीं कहीं डेल E भी लिखा होता है ऐसे करके इंटरनल एनर्जी के टर्म में, ठीक है। तो जब इसका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा
तब क्या होगा, जब एक्सपेंशन स्टार्ट होगा तो वर्क हो सकता है। दो तरीके का इंटरनल एनर्जी भी हो सकता है, दो तरीके का वर्क डन भी होगा। अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि किसी सिस्टम में ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पिस्टन लगा दें, ऐसे पिस्टन, और यहाँ पे लिक्विड, इसको कंप्रेस करके क्या करेंगे, तो अगर हम इसको कंप्रेस कर देंगे, ऐसे ऊपर से फोर्स लगा दिया, तो ये क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका रीजन क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, यहां से यहाँ वॉल्यूम आ गया तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर यही चीज सिस्टम यहाँ पे ऐसे हो और यहाँ पे पिस्टन ऐसे लगा हो ऐसे, और ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन क्या होगा हमारा, पॉजिटिव है। इस केस में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, निगेटिव जाएगी, क्योंकि ये क्या होगा, इंटरनल एनर्जी कंप्रेस होगा, ये आपस में और सॉलिड या और कह सकते हैं इसके बीच में जो फोर्स होगा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका जो बॉन्ड लेंथ होता और डिक्रीज कर जाएगा, और क्या करेगा, ये ब्रेक नहीं करके क्या होगा, जुड़ जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, एक तरह से जुड़ जाएगा। इसमें क्या होगा, जब यहाँ से कंप्रेशन होगा, मतलब यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है एक तरह से, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या होगा, इसके अंदर का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, तब उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। तो दो टाइप का वर्क डन होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, और निगेटिव का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर इसी को हम फिर से अगर फार्मूले से देखना चाहेंगे तो ये मान लें कि यहाँ पे मान लीजिए इनिशियल ये फाइनल ये, अगर हमने मान लिया कि यहाँ P1 है और यहाँ कितना है, V1 है, यहाँ पे P2 है और यहाँ पे V2 है, टेम्परेचर T1 है या टेम्परेचर T2 है, तो हमने मान लिया W इक्वल कितना होता है, P इंटू dV, डिफरेंस होता है। अब क्या कर लेते हैं, P तो मान लिया कांस्टेंट कर दिए P, और वॉल्यूम कितना चेंज हो गया हमारा, तो वॉल्यूम हो जाएगा कितना, V2 से V1, यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है इनिशियल मान लिया कि किसी सिस्टम है जिसका वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1, आफ्टर सम टाइम वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका V2 प्रेशर, तो वर्क डन क्या होगा P, और यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका होता है, और दो टाइप होता है, कौन सा होता है, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम प्लस होता है, ऑन द सिस्टम निगेटिव होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हो गया, तो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। एक चैप्टर कवर कराने की कोशिश करूंगा गाइस। तो चलिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक क्या है, ठीक है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक देखिए क्या है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक। चलिए देखते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक है क्या। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक का देखिए स्टेटमेंट है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, स्टेट लॉ है, क्या स्टेट में समझिए। इसमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक पता है, व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ हीट, मतलब जो हम अभी लिखे थे कि वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, हीट, इन तीनों को कोरिलेट करके हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक रख देते हैं। मतलब हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या रिलेशन में होते हैं, तो इनको कोरिलेट करना है एक साथ। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक यही रूल है कि व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इन एनी सिस्टम और बॉडी, क्या, व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इन एनी सिस्टम और बॉडी, देन to increase the internal energy of body, to increase the internal energy of body and work done also, या प्लस वर्क डन आल्सो, ठीक है। क्या होगा, व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम बॉडी और बॉडी टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी प्लस वर्क डन आल्सो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जब किसी बॉडी को क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं, वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ होता है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इन एनी सिस्टम और बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ, या अलजेब्रिक सम ऑफ टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन आल्सो, ठीक है। तो ये हो गया, क्यू जब सप्लाई करेंगे तो इंटरनली प्लस वर्क डन हो जाएगा, इसी को बोलते हैं। फिर आगे क्यू पर इसको हम लोग डी यू प्लस, यहाँ पर ऐसे डी यू प्लस यहाँ पे डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, फिर इसको डी क्यू पर लिख सकते हैं डी यू, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा पी डी बी होगा। ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक होता है, ठीक है। तो यही फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक, बस इतना ही फर्स्ट लॉ था। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर का यहाँ पे जो लिखा हुआ है
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इस पे यूज कर लेते हैं। चलिए इसको इरेज करते हुए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इस पे यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अभी बताए थे कि अगर देखिए अगर डी क्यू हीट जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट में इस पे ही लगा देंगे, या तो क्या हम लोग लेंगे, तो यहाँ कितना था सी वी और यहाँ पे डी टी हो जाएगा, ठीक है ना, सी वी और एक हो जाएगा हमारा। अच्छा इसमें क्या लेना है, अगर मान लिया म्यू मोल है, सी वी यहाँ पे डी टी म्यू मोल के लिए हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अगर डी क्यू ले लें यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो सी पी म्यू और यहाँ पे कितना होगा डी टी हो जाएगा, ठीक है। मतलब हीट कैपेसिटी का लिखने का फार्मूला यही है, इसका भी यही। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे अगर हम एक एक करके निकाल ले वैल्यू मान लीजिए, तो इस पे जब लेंगे एट कांस्टेंट, अगर इस पे हम क्या कर इसी देखें एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेते हैं स्पेसिफिक हीट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा वर्क डन 0 होगा, तो जब वर्क डन क्या लिखते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब लेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट ले लेते हैं, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब स्पेसिफिक हीट लेंगे तो क्या होगा उस कंडीशन में यहाँ डी क्यू हो जाएगा एट कांस्टेंट यहाँ पे, और ये जब वैल्यू होगी तो वर्क डन 0 होगा, और ये क्या होगा डी यू जो है एट कांस्टेंट इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद एट कांस्टेंट हम लोग क्या लेते हैं प्रेशर ले लेते हैं, तो यहाँ पे एट कांस्टेंट क्या होगा यू ये प्रेशर होगा प्लस यहाँ पी डी वी, ये जो है 0 नहीं होता पी, और यहाँ पे डी वी ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं इसको, यहाँ से हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब क्या करना है इसमें देखिए, तो ये जो वैल्यू है अब हम लोग यूज करते हैं इसमें, देखिए इसमें हम यूज करते हैं क्या आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है पीवी इक्वल टू म्यू आर टी होता है, क्या होता है पीवी इक्वल टू म्यू आर। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं पी को क्या है कांस्टेंट करते हुए डिफरेंशिएट करते हैं, जिसको बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट करता है, तो ये हो गया पी और इसको हो गया डी वी और यहाँ पे हो गया म्यू आर इंटू डी टी हो गया, ठीक है। क्यों ऐसा पहले समझिए। अब हम क्या करेंगे, ये आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, जिसमें पी को कांस्टेंट करके डिफरेंशिएट करेंगे, तो बी क्या है हमारा यहाँ पे वेरिएबल, इसलिए डीबी होगा, म्यू आर दोनों कांस्टेंट ऐसे रहेगा, यहाँ डी हो जाएगा। यही वैल्यू ला के देखिए यहाँ रखनी है, ये सेकंड इक्वेशन मान लीजिए हमको। अब लिखना है फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ फर्स्ट सेकंड है तो यहाँ मान लीजिए थर्ड और फोर्थ मान लेते हैं, यहाँ थर्ड और फोर्थ मान लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड इक्वेशन 4 सभी इक्वेशन का यूज कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा लेना है इसमें कौन सा इक्वेशन लेना हम लोग को, तो सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। देखो डी लिखा है डी क्यू, यहाँ पे लिखा है पी इक्वल टू, यहाँ लिखा है डी यू पी और प्लस लिखा है पी डी वी। तो ध्यान से देखिए डी पी एट कांस्टेंट प्रेशर पे देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे ऊपर से, तो आएगा सी पी म्यू और यहाँ हो जाएगा डी टी। इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर हो और चाहे एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो, ये दोनों इक्वल होता है। मतलब इंटरनल प्रेशर एट कांस्टेंट जो है प्रेशर लिखे या एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखे, इसकी दोनों की वैल्यू लगभग इक्वल होती है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। इसकी जगह हमें क्या लिखना है, इसलिए यहाँ पे लिखना है सी वी लिखना है और यहाँ पे कितना है डी म्यू डी टी और प्लस इसको डिफरेंशिएट किए थे, तो यहाँ देखिए पी डी वी की जगह कितना है म्यू आर टी आया, तो म्यू आर टी यहाँ रख देंगे, तो म्यू आर और डी टी हो जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू आगे देखिए। सबसे पहले क्या कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल लिया, एट कांस्टेंट प्रेशर निकाल लिया, फिर उसके बाद क्या किया, इसको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे यहाँ तो निकाल दिखा दिया, यहाँ पे एट फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स पे जो एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिखा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 होता है, इसलिए ये हो गया।
प्रेशर में ऐसे लिखना है। अब प्रेशर की जगह ये वाली की वैल्यू कितनी हो गई, सीपी म्यू आर म्यू dt हो जाएगी। उसके बाद जो है du जो होता है यू इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम दोनों लगभग इक्वल होता है, इसलिए हम रख देंगे cv म्यू dt। और pdv की जगह लिखना है तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ आइडियल गैस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर करके, तो ये वैल्यू है उसकी जगह ये रख देंगे। अब जब कॉमन करके काटेंगे तो म्यू dt सब में कॉमन है, तो cp इक्वल टू cv प्लस r, ये कॉमन हो गया। नहीं यहाँ क्या हो जाएगा, इतने में ये बाहर आ गया, इतने में क्या है म्यू और यहाँ dt आ गया, ये दोनों आपस में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बचेगा cp और इसको इधर लाएंगे तो cv हो जाएगा इक्वल टू r। यही होता है मेयर फार्मूला, ये होता है मेयर फार्मूला, या रिलेशन बिटवीन हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होगा, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तब ये हो जाएगा इसका, यही रिलेशन को क्या बोलते हैं मेयर फार्मूला, या स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट बोल भी सकते हैं, या तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि cv माइनस cv इक्वल टू r, यही प्रूव करना पड़ता है। अच्छा कहीं कहीं ये पूछता है कि cp जो है ग्रेटर देन cv, उसमें कभी कभी कंफ्यूजन पूछता है कि cv जो है cp जो है ग्रेटर देन cv से क्यों होगा, ठीक है। तो उसका रीजन सुनिए, cp जो होता है जब क्या होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम क्या करें, एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम क्या करते हैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं तो प्रेशर नहीं इंक्रीज करता, तो सम टाइम तक क्या करेगा उसकी इंटरनल एनर्जी क्या करती है इंक्रीज करती है। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो थोड़ा सा वर्क जरूर, जैसे मान लीजिए हम क्या करते समझिएगा, अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया कंटेनर में यहाँ तक ऐसे खाली पड़ा है, मान लीजिए ऐसे कर दिया, ठीक है, इतना लिक्विड यहाँ पे ऐसे, तो हमने एट कांस्टेंट प्रेशर कर दिया, मतलब यहाँ प्रेशर, अब इसमें प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, यही ना एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये हो गया। तो जो भी इंटरनल एनर्जी होगी उसके अंदर वो इंक्रीज करके जो स्पेस है ये भी ऑक्युपाई कर देगी, तो इसका वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा इसमें, ठीक है। इसीलिए पी एट कांस्टेंट प्रेशर में du प्लस pdv हो सकता है, जीरो नहीं होगा ये वर्क डन। फिर अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो इसमें क्या होगा, जो स्पेस है ये वो जैसे वैसे होगा, क्योंकि इसमें 1% की भी क्या है, मान लीजिए इसमें 5% इंक्रीज कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो 1% का यहाँ इंक्रीज नहीं होगा, भले बाहर से, इसमें भी बाहर से कोई एक्स्ट्रा नहीं वर्क किया जा रहा है और इसमें भी नहीं, तो ये क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा वर्क डन जीरो हो जाएगा। इसलिए cp हमेशा cv से ग्रेटर होता है, वो इक्वल होता है गैस कांस्टेंट, मतलब गैस के फैक्टर डिपेंड करता है, गैस के नेचर पर डिपेंड करता है किस टाइप की गैस उसके अंदर कंटेन की होगी गाइस। तो चलिए इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। लिखा है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, तो चलिए इसमें कुछ हेडिंग है वो क्या है, देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, और एक नॉन साइक्लिक हो सकता है, और क्या देखिए इसका साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। व्हेन अ प्रोसेस या व्हेन अ सिस्टम गोज इनिशियल आई टू फाइनल एफ, ठीक है, मतलब कोई सिस्टम है इनिशियल आई से क्या होता है एफ तक जाता है, बट द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो, क्या होगा, जो दोनों के बीच का जो इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस हो क्या हो, अगर जीरो हो जाएगा तब उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। व्हेन a process goes initial to final, the difference between internal energy is zero या internal energy is constant, जीरो भी नहीं कहेंगे, क्या होगा constant अगर हो जाए,
कांस्टेंट होगा। द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, जब कोई प्रोसेस क्या होता है इनिशियल में फाइनल में जाता है, इनिशियल से फाइनल, और क्या हो दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकाल दे वो जीरो हो जाए, या तो क्या करेंगे हमारा जो इंटरनल एनर्जी वो कांस्टेंट होगा, तब उसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। और नॉन साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे व्हेन अ सिस्टम गोज इनिशियल टू फाइनल बट इंटरनल एनर्जी डज नॉट जीरो, डज नॉट सेम, इज नोन एज जो है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब व्हेन अ सिस्टम गोज इनिशियल टू फाइनल द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी जीरो इज नोन एज क्या होगा साइक्लिक प्रोसेस। व्हेन अ सिस्टम गोज इनिशियल टू फाइनल बट द difference of internal energy not is not zero is known as क्या होगा नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा इसमें रिवर्सिबल भी सुन लीजिए, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सल, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सल। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या, देखिए रिवर्सिबल क्या होता है, when a process goes several steps, when a process goes several steps after some interval of time it gain its original shape, its original condition is known as reversible process। ठीक है, when a system grows several process after some interval of time it back in original state is known as reversible process। ठीक है, irreversible process when a process goes several process at some interval of time it not gain या it not attain its original state or original जो है condition is known as irreversible process। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जो है लिक्विड हो वो क्या हो जाए स्ट्रीम में चेंज हो जाए, स्ट्रीम से चेंज होके फिर वो लिक्विड स्टेट वापस आती है, तब उसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि वो क्या किया सेवरल स्टेप करने के बाद, वो अलग बात है हीट का कुछ चेंजिंग होगा उससे कोई मतलब नहीं, वो हेस लॉ पढ़ाया जाता है। तो हीट सेवरल स्टेप में क्या होगा हीट का सम जो होता है वो हम लोग जानते हैं हेस लॉ होता है, वो इक्वल टू होता है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें, तो अगर सॉलिड है तो लिक्विड में, लिक्विड गैस में, अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होगा तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो लगभग क्या होगा दोनों में हीट का डिफरेंस सेम होता है, तो वो होता है अलग चीज हेस लॉ में, तो वो हेस लॉ पढ़ा। तो रिवर्सिबल में क्या होगा अगर क्या हो कोई प्रोसेस हो और सेवरल स्टेप के बाद फिर से इनिशियल स्टेप में आ जाए, इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा, उसको बोलेंगे रिवर्सिबल। और कोई स्टेप हो सेवरल स्टेप, कोई अगर क्या हमारा सिस्टम हो सेवरल स्टेप के बाद, सेवरल स्टेप के बाद क्या होगा अपनी इनिशियल कंडीशन में बैक नहीं करता है, इनिशियल कंडीशन को क्या ऑक्युपाई नहीं करता, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, इसको इरेज करके, क्योंकि एक कहीं भी सोच रहा हूँ कराने को। तो देखिए यहाँ क्या है इसमें कुछ प्रोसेस है, तो वो हम लोग देखते हैं। देखिए क्या क्या प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। ठीक है, इतनी स्टेप होते हैं, ये क्या है प्रोसेस है, ये सब क्या है प्रोसेस। अभी हमने बताया कि साइक्लिक होता है नॉन साइक्लिक होता है, तो उसमें क्या साइक्लिक में होता है कि अगर क्या होगा, अब साइक्लिक में क्या होता है इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर जीरो हो जाए तो साइक्लिक, इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस जीरो नहीं होता है तो नॉन साइक्लिक। रिवर्सिबल में क्या है प्रोसेस, अगर कोई हमारा क्या हो कोई सिस्टम हो अगर वो क्या कर जाए सेवरल स्टेप के बाद अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा तब तो रिवर्सिबल, अपने इनिशियल कंडीशन में नहीं आता सेवरल स्टेप के बाद क्या होगा इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ऐसे ही आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोथर्मल में डायरेक्टली जानना है क्या आइसो व्हेन अ प्रोसेस हैज कंप्लीट, when a process has initial to final but temperature remain constant is known as isothermal process। क्या when a process has completed initial to final after this process temperature remain constant, क्या होगा अगर हमारा टेम्परेचर क्या हो जाए
कांस्टेंट हो, ठीक है। इसका मतलब है इसमें क्या होगा, प्रोसेस ऑफ व्हेन अ सिस्टम गोज इनिशियल टू फाइनल, व्हेन अ सिस्टम गोज इनिशियल टू फाइनल बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, चाहे टी को कांस्टेंट कहे या तो जो डिफरेंस हो वो हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। ऐसा में तो चलिए एडियाबैटिक इसी क्रम में लेते हैं। एडियाबैटिक क्या होता है, व्हेन अ सिस्टम goes initial to final, when a system goes initial to final but heat remain constant is known as, क्या होगा, heat remain constant is known as adiabatic process, heat remain constant is known as adiabatic process। क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, हीट रिमेन कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होगा, हीट रिमेन कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक, तो आइसो में क्या होगा, आइसोथर्मल में क्या होता है कि हीट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में हीट रिमेन कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब क्या नंबर है, आइसोबारिक और आइसोकोरिक का। आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। आइसोबारिक में क्या होता है, देखिए आइसोबारिक में क्या होता है, व्हेन अ सिस्टम गोज इनिशियल टू फाइनल बट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर क्या होगा, अगर ये प्रेशर इसमें कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे क्या, आइसोबारिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। व्हेन अ सिस्टम गोज इनिशियल टू फाइनल बट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, व्हेन सिस्टम गोज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल बट जो है वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज, क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक में क्या होता है, वैसे समझिए जनरली आइसोथर्मल में टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में हीट रिमेन कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर रिमेन कांस्टेंट होता है और आइसोकोरिक में वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट होता है। पर तब जब प्रोसेस का इनिशियल में फाइनल में जाए, मतलब कुछ प्रोसेस हो, सेवरल स्टेप हो, बट क्या हो, ये सभी कांस्टेंट होते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं ये। और इसी में आता है थर्मोडायनेमिक स्टेट, जिसको बोलते हैं वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, यही होता है इसके अंदर, ठीक है गाइस। आया समझ में ना, तो आप लोग को ध्यान से देखिए, तब मैं देख लूं जरा दिख रहा है कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा ना। तो चलिए हम लोग जो है अब क्या करते हैं, इसी से वर्क डन निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे इरेज कर लेते हैं इसको, यहाँ पे कार्नोट हीट इंजन है, ये सब थोड़ा इरेज करके अब ये आया समझ में। तो चलिए आगे हम लोग ये वाला स्टेप खत्म करते हैं यहाँ से, और ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया जो बताया, वो सब एक साथ थे, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, देखिए आइसो अगर हम एडियाबैटिक क्या होता है, W इज इक्वल टू हमारा होता है P इंटू DV हो जाता है, ठीक है। P DV PV इक्वल, अच्छा यहाँ से देखिएगा, अगर हम मान लें कि ये इनिशियल हमारा दो क्या सिस्टम है, अगर ये यहाँ से पहुंच गया, ये क्या है, इनिशियल है, ये इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल। इनिशियल में मान लिया हमने क्या है, P1 B1 T1, और यहाँ क्या होगा, P1 P2 V2, और यहाँ पे T1 ही होगा। क्यों, यहाँ बताया ना, ये आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में कंडीशन आएगी तो क्या हम लोग कहेंगे कि W इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम लोग क्या कर दे, PdV हो गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडियल गैस PV इक्वल कितना लेंगे, म्यू RT ले लेते हैं, ठीक है। तो P इक्वल टू निकालेंगे म्यू RT अपान कितना हो जाएगा, तो V होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन वर्क डन इक्वल टू P इंटू DV होता है, फ्रॉम आइडियल केस में PV इक्वल टू म्यू RT होता है, P इक्वल टू म्यू RT अपान V होगा। इस वैल्यू यहाँ पे लाग देंगे तो W यहाँ DW स्मॉल करके लेते हैं, DW इक्वल कितना होगा, P की जगह कितना म्यू RT अपान कितना हो जाएगा V, और यहाँ कितना DV होगा। अच्छा ये म्यू क्या है, म्यू हमारा है नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट को रेडबर्ग कांस्टेंट, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम है। तो यहाँ से क्या करते हैं, अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेट क्या होगा, ये दिया हुआ है इनिशियल, ये फाइनल है, तो इनिशियल में वॉल्यूम कितना है, V1 है, बाद में कितना होता है, V2 हो जाता है। तो ये हो गया W, और इसको हम लोग क्या करेंगे, म्यू RT, इसको बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, DV अपान B का होगा, और यहाँ V1 से V2 क्या हो जाएगा हमारा,
तो म्यू आर टी ये कांस्टेंट है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है 1/x का dx का हो जाता है log x, ये हो गया इंटीग्रेशन। तो यहाँ हो जाएगा हमारा log, यहाँ b हो जाएगा और यहाँ इनिशियल से फाइनल वैल्यू रखनी है, तो हो जाएगा म्यू आर टी और यहाँ हो जाएगा log, और इसको रखेंगे तो b2 माइनस log कितना हो जाएगा bn, मतलब लिमिट रखा पहले अपर और फिर माइनस करके लोअर वाली। तो हम लोग देख रहे हैं कि म्यू आर यहाँ टी हो जाएगा और यहाँ देख रहे हैं क्या वैल्यू आएगी हमारी, तो log हो जाएगा b2/b1, ये फार्मूला हो जाता है इतना, ठीक है। क्या हो जाएगा log b2/b1, क्योंकि log m माइनस n इक्वल log m/n होता है। और उसके बाद जो है इसकी वैल्यू हमारी आ गई। अब ये log के 10, यहाँ पे log ये e का बेस होता है भीतर, अगर इसको log 10 के बेस में बदलेंगे 2.303 लेंगे और म्यू आर टी लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा log यहाँ 10 के बेस b2/b1, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये आंसर है। इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, यहाँ से देखेंगे तो p1b1 इज इक्वल कितना होगा म्यू आर t1 और p2b2 इज इक्वल हो जाएगा म्यू आर t2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ बदले तो यहाँ से नहीं, इसको हम क्या करते हैं कांस्टेंट यहाँ वाला हिस्सा हटा के लिखेंगे p2b2 ऐसे करके। तो यहाँ से देख रहे हैं कि b1, अगर b2 के नीचे b1 लाए तो यहाँ पे p1/p2 हो जाएगा। तो एक फार्मूला यहाँ होगा 2.303 म्यू, यहाँ पे म्यू आर टी log, और यहाँ कितना होगा p1/p2। इसका मतलब है वॉल्यूम को हम प्रेशर के टर्म में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए p1 से p2 चेंज हुआ है ना, तो उसके टर्म में भी दिखा सकते हैं। तो यही हमारा क्या है वर्क डन का फार्मूला इन आइसोथर्मल में निकाला, क्या वर्क डन का फार्मूला इन आइसोथर्मल के केस में गाइस, ठीक है ना। वर्क डन का फार्मूला किसके केस में, तो आइसोथर्मल के केस में है, ठीक है। तो चलिए वर्क डन का फार्मूला हम लोग अब क्या करते हैं, किसके केस में निकालते हैं, तो एडियाबैटिक के केस में। आप लोग ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा तो इरेज करते हैं हम। तो चलिए कुछ चीजें आप लोग याद रखिएगा कि पहली बात तो PV इज इक्वल टू एन, मतलब म्यू आर टी, म्यू आर टी ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। और PV की पावर गामा इक्वल होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, और ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन, नहीं ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन है। ये क्या है हमारा एडियाबैटिक इक्वेशन, एडियाबैटिक इक्वेशन, ठीक है। ये इसको PV की पावर गामा इक्वल क्या बाद में के लिख सकते हैं, और गामा इक्वल टू CP/, क्या होता है CB होता है स्पेसिफिक हीट का रेशियो। इतनी चीज जानते रहे। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर भी सेम सिस्टम, यहाँ से गया यहाँ पे, इस बार ये सिस्टम यहाँ गया, यहाँ लिखेंगे एडियाबैटिक, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा P1b1 T1, यहाँ पे हो जाएगा P2b2 और T2। यहाँ सब कुछ चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, ठीक है, टेम्परेचर सब कुछ चेंज होगा यहाँ पे। अब यहाँ क्या करते हैं, dW इक्वल पहले हम P इंटू dV, ठीक है। फिर से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मान ले, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, नहीं फ्रॉम एडियाबैटिक इक्वेशन, एडियाबैटिक इक्वेशन PV की पावर गामा इक्वल टू के कांस्टेंट मान लिया। तो यहाँ से P निकालेंगे तो P इक्वल टू K/, कितना होगा B की पावर गामा हो, इसको हम ला देंगे कितना K, और B की पावर माइनस गामा ऊपर ला दी। यही वैल्यू ले आके हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से रख देंगे, तो dW इक्वल हो जाएगा P की जगह हो जाएगा K, B की पावर माइनस गामा, और यहाँ होगा dV, और इसको हम कर देंगे अब इंटीग्रेशन। कहाँ से V1 इनिशियल से लेके फाइनल, यहाँ पर सीधे वर्क डन लिखेंगे W, और इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेट करना। फिर से देखिए इंटीग्रेशन का हम लोग फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन dx पर n dx का हो जाएगा x पर n+1 अपान
n+1। मतलब यहाँ पे हमने बताया अगर x पावर n dx है, जिसको बोलते हैं हम लोग का एल्जेब्रिक है, तो उसके पावर में एक ऐड होके लिख जाएगी और पावर में एक ऐड होकर डिवाइड हो जाएगा सिर्फ पावर। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा आ जाएगा k कांस्टेंट को बाहर कर दिया, यहाँ पे आएगा b की पावर Γ+1 अपान माइनस Γ+1, और यहाँ पे हमारा लिमिट आएगा b1 से b2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिमिट रखेंगे k, और यहाँ पे लिमिट रखेंगे कितना, इसको बाहर कर देंगे वाला -Γ+1, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएगा b2 पर -Γ+1, फिर माइनस हो जाएगा b1 पर -Γ+1। ये हमारा क्या हो गया, तो ये वैल्यू रखा गई है। ठीक है, तो हमको थोड़ा जगह कम पड़ेगा तो हम इसको इरेज करेंगे, आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हम लिखते हैं W = 1 अपान माइनस Γ+1, और यहाँ पे हम कर देंगे गामा का k का मल्टीप्लाई होगा k, और ये होगा v2 की पावर माइनस Γ+1 माइनस k v1 की पावर माइनस Γ+1 ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, तो आइडियल गैस इक्वेशन फिर से लिखते हैं। यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा P1, अब लिखेंगे P1 B1 की पावर P1 B1 की पावर Γ = k, और P2 V2 की पावर Γ = k दोनों। मतलब इस k की जगह इस k की जगह P1 B1 रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 अपान माइनस Γ+1, और ध्यान से देखिए k की जगह हम रखेंगे ये वाली वैल्यू, तो P2 V2 की पावर गामा, और यहाँ v2 की पावर Γ-+1 है, फिर यहाँ माइनस, इस जगह हो जाएगा P1 B1 की पावर गामा, और यहाँ हो जाएगा v1 की पावर माइनस Γ+1। अब हम लोग इतना जानते हैं कि देखिए कि जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है अगर बेस सेम है तब, तो इसका मतलब P2 यही रहेगा, और V2 की जगह देखिए ध्यान से, तो ऐड हो जाएगा गामा माइनस Γ+1, और यहाँ हो जाएगा P1 V1 की पावर हो जाएगा गामा माइनस Γ+1, और यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या गामा गामा यहाँ पे कैंसिल होके आएगा 1 अपान माइनस Γ+1, और यहाँ पे हो गया P2 V2, और माइनस यहाँ होगा P1 V1। ये आ गया, इस तरीके से हमारा ये देखिए आंसर आ गया, ये W की वैल्यू है। तो एक फाइनल आंसर तो यही हमारा। ठीक है, अब अगर हम क्या कर देंगे, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन लिखते P1 B1 = P2, नहीं यहाँ वाला नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे P1 B1 = μRT1, और P2 B2 = μRT2। इसकी जगह वैल्यू रखेंगे तो W हो जाएगा -Γ+1, और यहाँ से देखिए इस P2 B2 जो आएगा μRT2 माइनस μRT1, और आगे जाके इसको सिर्फ कॉमन या नीचे कर लेते हैं 1 अपान माइनस Γ+1, और यहाँ हो जाएगा इसी को कॉमन के μR कॉमन कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1। ये इसका फाइनल आंसर है। देखिए एडियाबैटिक आप लोग ध्यान से देखिए, अभी इरेज नहीं किया हूँ तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो ये सभी जो है एक वीडियो में कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आप एक बार में समझ लीजिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ तक आ गया समझ में। तो ये हमारा एडियाबैटिक का है। ठीक, अब आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हीट इंजन पढ़ना है। ओके गाइस, तो सोच रहा हूँ बस करो इतना, इसके बाद हीट इंजन एक बार में अलग से करा दूंगा, हीट इंजन करा दूंगा, उसके बाद क्या करा दूंगा, तो आगे थ्योरी है उसमें एक प्रूफ है। तो चलिए इसको बस करते हैं, है ना। तो देखिए, अच्छा नहीं करा देते हैं, इसको भी करा देते हैं। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है, हीट इंजन। देखिएगा देखिएगा गाइस, हम लोग को देखिए पढ़ना क्या है, हीट इंजन पढ़ना है। हीट इंजन क्या पढ़ना है, हीट इंजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हीट इंजन। तो हीट इंजन देखिए क्या होता है, हीट इंजन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंजन हो जिसको हम क्या करें
क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दे, हार्ट जो है हीट मतलब हायर रिजर्वायर क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दे, और उसके बाद क्या हो, उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस वो बर्न करे, उसके बाद क्या होगा, मैकेनिकल में चेंज हो जाए, मतलब कुछ वर्क करे मैकेनिकल, और जो पार्ट में रिमेन बच जाएगा वो क्या करेगा, जिसको बोलते हैं रिलीज करके क्या कर दे वो, तो रिजर्वायर को रिजेक्ट कर ले, ठीक है, रिजेक्ट कर देगा। तो ये होता है हमारा हीट इंजन। हीट इंजन का मतलब एक्चुअल में होता है इंजन कन्वर्टेड हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। क्या होगा, हीट इंजन क्या होता है, अ मशीन और इंजन या अ डिवाइस कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब होगा क्यू अमाउंट ऑफ हीट लेगा, उसके बाद उससे क्या होगा, वर्क होगा, वर्क जो है कन्वर्ट हो जाएगा मैकेनिकल में, और जो रिजेक्टेड पार्ट बचेगा वो रिजर्वायर को क्या करता है, रिजर्वायर को रिजेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। अगर पार्ट की बात करेंगे तो देखिए, एक इसमें ये पार्ट होता है, दूसरा ये पार्ट होता है, तीसरा ये पार्ट होता है यहाँ पे, तो ये पार्ट होगा, इसको बोलेंगे सोर्स, ठीक है। ये होता है यहां से इसमें कन्वर्जन होगा किसका, तो ये Q1 हायर, क्या है, हायर हीट है ये, इसका मतलब Q1 हायर हीट है, और ये वर्किंग सब्सटेंस, क्या है ये, वर्किंग सब्सटेंस, जहां पे वर्क होगा, और ये क्या करेगा, ये वर्क हो जाएगा, वर्क डन होगा यहीं से, और ये वर्क W है, और यहां से जो बचा हुआ पार्ट है लोअर टेम्परेचर, लोअर हीट Q2 से क्या कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं सोर्स भी बोल सकते हैं, नहीं सोर्स नहीं, सराउंडिंग, ये सराउंडिंग बोल सकते हैं, इसको रिजर्वायर बोलते हैं, रिजर्वायर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वर्किंग सब्सटेंस है। वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, सबसे पहले हायर टेम्परेचर में वर्किंग सब्सटेंस है, इसको क्या करेंगे हम, वर्किंग सब्सटेंस ये हायर टेम्परेचर पे क्या है, सोर्स होता है, उसके बाद उस सोर्स को, जैसे क्या होगा, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल जो होता है, यहाँ पे कह सकते हैं फ्यूल है, ये फ्यूल है, पेट्रोल हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये हो गया फ्यूल, मतलब पेट्रोल, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, गैस हो गया, इन सबको क्या कर दिया गया, वर्किंग, ये सोर्स है, और इसको वर्किंग सब्सटेंस में लाएंगे, और वर्किंग सब्सटेंस में लाएंगे तो पिस्टन इसको क्या करेगा, ये हायर टेम्परेचर है, हायर जो है हीट पे है, और हायर टेम्परेचर हायर हीट दोनों कर सकते हैं, इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करते करते इतना कंप्रेस करेगा, ये क्या करने का, बर्न करेगा, जैसे ही बर्न करता है वो क्या होगा, ये वर्किंग सब्सटेंस होगा, जिस चैम्बर में, चैम्बर का मतलब वर्किंग सब्सटेंस चैम्बर है, और ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वर्क डन में, इसका मतलब शाफ्ट जो होगा रोटेट कर जाएगा, चलने लगेगा, तो वर्क हो जाएगा। जो बचा हुआ पार्ट, जिसको रिजेक्टेड पार्ट कहेंगे, वो क्या होगा, लोअर हीट पे है, लोअर टेम्परेचर पे किसको हो जाएगा, तो सराउंडिंग या रिजर्वायर को क्या कर देगा, ये रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है हीट इंजन। हीट इंजन का मतलब इसका मेन क्या होता है, 3 पार्ट होता है, एक सोर्स, एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, रिजर्वायर होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। तो अब इसकी इफिशियंसी की बात करते हैं। देखिए ये इसके अंदर इफिशियंसी की बात करते हैं तो कैसे निकलेगा, देखिए अगर हम क्यू अमाउंट ऑफ क्या होगा, हीट सप्लाई किए, और वर्क कैसे हुआ, और क्यू क्या हुआ, ये देखिए ये सोर्स से मिला, और ये हमारा हो गया रिजर्वायर, मतलब सराउंडिंग में चला गया, ठीक है, ये सराउंडिंग में चला गया हमारा, और उसके बाद जो वर्क कैसे हुआ, तो दोनों का डिफरेंस, जितना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वही हमारा वर्किंग सब्सटेंस हो जाएगा। इसका मतलब वर्क कितने से हुआ, तो जो हमारा क्या किया, पहले हायर हीट दिया, उसके बाद लोअर में, इन हायर लोअर के डिफरेंस को ही बोलते हैं क्या, वर्क, इसलिए वर्क इक्वल कितना आ जाएगा। तो इफिशियंसी अगर निकालते हैं, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो इफिशियंसी हमारी हो जाएगी कितनी, तो W अपान कितना होगा, Q1, मतलब जितना आउटपुट हुआ, आउटपुट अपान कितना होगा, इनपुट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट जो है अपान इनपुट, आउटपुट क्या होगा, जितना वर्क मिला, और इनपुट में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आउटपुट किस में हो जाएगा, इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगा।
आउटपुट कितना होगा गाइस, तो इनपुट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आउटपुट की वैल्यू कितनी होगा, Q1 माइनस Q2 अपान कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो Q1 अपान Q1 माइनस Q2 अपान Q1, ये कटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपान कितना होगा Q1। इसका मतलब ये हुआ Q1 में Q1 अपान देखो E1 आ गया, इसका मतलब 100% इफिशियंसी किसी इंजन की नहीं होती क्योंकि 100% से कम होगी। अगर वो आइडियल इंजन है तो ये मान लिया जाता है इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, तो 100% होती है। नहीं तो क्या होगा, अगर उसमें हीटिंग होगा, अगर आइडियल नहीं होगा तो 100% नहीं होगा। तो कोई ऐसा इंजन नहीं बना जिसकी इफिशियंसी क्या हो 100% हो, ऐसा कोई इंजन नहीं फॉर्म हुआ जिसकी इफिशियंसी क्या हो 100% हो। अगर आइडियल है तो मान लेते हैं, इसका मतलब इस तरीके से हम क्या करते हैं इफिशियंसी निकालते हैं। तो हीट इंजन में पार्ट अलग अलग बताएंगे, सोर्स क्या है, वर्किंग सब्सटेंस क्या है, रिजर्वायर क्या है, वर्क डन क्या हुआ। वर्क डन का मतलब है दोनों का डिफरेंस वर्क डन हो जाता है, और इफिशियंसी का मतलब आउटपुट अपन इनपुट जितना वर्क हुआ अपन जितने डिवाइड करेंगे और उसके बाद काट के हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। तो ये हमारी इनपुट गाइस। तो चलिए जो है कि अभी बच गया हमारा रेफ्रिजरेटर समझाना, तो चलिए इसको समझाने की कोशिश। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो हम लोग जो है हीट इंजन की वर्किंग समझते हैं। हीट इंजन का मतलब होता है कि जो क्या करेगा, क्यू अमाउंट ऑफ हीट पाके, या तो कहोगे हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब हीट इंजन जो होता है क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। मतलब हीट पाता है, जैसे पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन होता है, गैस इंजन में हो सकता है, स्टीम इंजन में होता है, पेट्रोल इंजन में होता है और डीजल इंजन। मतलब ये सब क्या है हमारे हीट इंजन होते हैं। हम उसमें फ्यूल देते हैं जिसकी टेम्परेचर उसका क्या होता है हाई होता है। एक तरह से टेम्परेचर हाई होगा और हीट भी हाई होता। उसके बाद वर्किंग सब्सटेंस में जाएगा, वहां पे पिस्टन क्या करेगा उसको कंप्रेस करेगा, उसके बाद वो बर्न कर जाएगा। कंप्रेस तो हमें कंप्रेस कर स्पार्क उसमें, इसीलिए स्पार्क जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्लग, उससे क्या उसको स्पार्क किया जाता है, जलाया जाता है। जब वो बर्न करता है तुरंत वर्क होता है, और वर्क होने के बाद जो बचता है पार्ट वो स्मोक जो है जिसको हम लोग बोलते हैं धुएं के थ्रू जो है बाहर आता है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद इसकी इफिशियंसी निकाले इस तरीके से आगे। इसी का उल्टा होता है रेफ्रिजरेटर गाइस, ठीक है ना। तो चलिए रेफ्रिजरेटर इसी का उल्टा होता है, हीट इंजन का उल्टा होता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या काम किया होता है कि लोअर टेम्परेचर से क्या होता है वो कूलिंग करता है, और हायर टेम्परेचर को क्या कर देता है तो सराउंडिंग में रिजेक्ट करता है। और इसमें हीट इंजन में क्या होता है हम लोग का कि हायर टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, तो वर्क डन में, और लोअर वाले को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, अच्छा इसमें क्या होता है एक तरह से किसी और मोटर की जरूरत नहीं होती ऐसा करने के लिए, ठीक है। इसमें किसी मोटर की जरूरत नहीं होती है, ये एक खुद ही वर्किंग सब्सटेंस मोटर होता है जिसमें स्पार्क की जरूरत पड़ती है। और जब इसमें होता है रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, सेम फिगर है कि ये मान लीजिए एक यहाँ पे है, ये यहाँ पे है और ये दूसरा यहाँ पे। तो देखिए इसमें वर्क होता है, इसमें वर्क बाहर होता है, इसमें वर्क मतलब करके क्या है वर्क किया जाता है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ये हमारा होगा यहाँ पे सोर्स यहाँ माना जाता है। अगर देखा जाए सोर्स ये हो गया, ये वर्किंग सब्सटेंस हो गया, मान लीजिए वर्किंग सब्सटेंस होता है जिसको CFC बोलेंगे, क्लोरोफ्लोरो CFC, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और यहाँ पे होता है सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग होता है ये, या रिजर्वायर बोल सकते हैं, रिजर्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, लोअर वाला Q2 की वैल्यू लोअर होता है और इसमें ये ट्रांसफर होगा, और हायर वाले को क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे आउटसाइड, और वर्क डन। ये सब करने के लिए देखिए इसके पहले क्या होता था, हमें हीट इंजन में वर्क मिलता था और यहाँ क्या होगा वर्क करना पड़ता। दोनों डिफरेंस क्या है समझिएगा। हीट इंजन में हमें क्या होता था, हीट से जो है वर्क मिल जाता था, और इसमें हमको क्या करना है कूलिंग वाले सिस्टम में, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि ऐसा करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। इसका मतलब वर्क ये करना पड़ता है
कि हमें क्या करना होगा कि लोअर टेम्परेचर, लोअर वाले को क्या करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस बनाते हैं जिसमें CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। CFC का मतलब होता है क्या कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो यही क्या होता है, रेफ्रिजरेंट के टर्म में यूज करते हैं। और उसमें हम लोग एक तरह से नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC। तो ये होगा इसके वर्किंग सब्सटेंस। यहाँ पे क्या किया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको सप्लाई करेंगे और ये क्या होगा, और ये सब करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना। वर्क करने का मतलब है ये जो गैस होती है, तो क्या होगा गैस, जब इस गैस को क्या होगा, पाइप में, फ्रिज में देखे होंगे पाइप लगी, उसकी पतली पतली कैपिलरी टाइप की पाइप होती है। इसी पाइप में क्या करता है, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्या करता है कि वो पूरे पाइप में रन करता है। तो रन करता है जब आउटसाइड से देखे, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे स्ट्रीम बनेगा, स्ट्रीम बनेगा। और स्ट्रीम बनेगा, जब स्ट्रीम बन जाएगा तो आउटसाइड जाके क्या होगा, कूल होगा। फिर वो कूल होकर क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा। वेपर फॉर्म में आएगा तो फिर क्या होगा, कूलिंग में आएगा, तो वहां पे अंदर ठंडा करता रहेगा। पर इस सब के लिए कंप्रेसर मशीन लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि कंप्रेसर क्या करेगा कि वर्क कराएगा, मतलब उसको वर्क कराएगा कि वो क्या करे, पूरे पाइप में क्या करे, वो रन करे। और रन करेगा तो क्या होगा, और आउटसाइड मतलब जो जैसे हीट क्या होगा, जो फ्रिज के अंदर हमारा जो सामान रखा होता है वो उसका टेम्परेचर हाई होता है, उसको क्या कर देता है, ये सक करके वर्क करके क्या करता है, बाहर निकालता है। और ये पाइप क्या होती है, बाहर से क्या होती है, हमारी पाइप वहां से ठंडा होती रहती है, और अंदर क्या होगा, बाहर एक तरफ जो होगा वहां से ठंडा करने वाला क्या हो, ठंडा करने वाला बाहर हो जाएगा और गर्म वाला हिस्से को बाहर करता रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, मतलब लोअर टेम्परेचर, ये क्या है, कूलर है। ये क्या होता है, ये कूलर है, और ये हार्टर है, ये हार्टर है। तो कूलर से क्या होगा, हार्टर की कभी भी हम लोग जानते हैं ये क्या होगा, कूलर से हार्टर में ले जाने के लिए हमको क्या करते हैं, नॉट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या, कूलर से हार्टर तक ले जाने के लिए क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए कि जो है अंदर वाला पार्ट कूल रहे और बाहर वाला हॉट हो जाए, क्योंकि जो हीटिंग वाला पार्ट होता है उसको बाहर रिजेक्ट करते जाएंगे। तो इसके लिए हमको वर्क करना पड़ता है, इसलिए कंप्रेसर मशीन की जरूरत पड़ती है। तो हीट पंप होता है, रेफ्रिजरेटर का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें वर्क कैसे होगा, इसमें वर्क ये होता है कि जो Q1 होगा, जो बाहर आउटसाइड होगा, वो W + Q2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब वर्क